Friends, good morning to everyone. Today is 30th of April and I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. This session is for class 10th, ये session class 10th के लिए and we are learning live processes in this session. इस session में हम लोग live process के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है. And we have discussed a lot of topic in that lesson. उस lesson में हमने कुछ topics के बारे में study की, like is up to the respiration एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. वी आर गोइंग अहेड, उसी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम आगे की तरफ बढ़े हैं. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द टॉपिक विच इज़ गोइंग ऑन, ठीक है. एंड प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग इन एवरी लेक्चर, हर एक लेक्चर में मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैक्सिमम शेयर करो, ठीक है, मैक्सिमम इसका बेनिफिट उठाओ. एंड प्लीज़ प्रिपेयर द नोट्स आल्सो. बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए कि सर वी हैव टू प्रिपेयर द नोट्स आल्सो. येस, please prepare the notes so that you can solve the assignments when you will get the assignment when after ending this lesson. इस lesson को जैसे ही मैं end कर रहा हूँ, complete करूँगा, then I will provide you the assignment provide कराऊँगा. and between those I am just providing you the questions. उसके बीच में भी है बहुत सारे questions आपको provide कर रहा हूँ, ठीक है. like as I think in the previous lecture I provided you some questions that those were in the NCERT, जो NCERT में है. तो प्लीज़ सॉल्व दोज क्वेश्चन इन योर नोटबुक. उन क्वेश्चंस को भी आप नोटबुक में सॉल्व करिए, ठीक है. लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी मोटिवेशनल लाइन के साथ गिवन बाय द अब्दुल कलाम, जो अब्दुल कलाम ने दे रखी है, ठीक है. लेट्स सी व्हाट आर दोज मोटिवेशनल लाइन कौन सी हैं जो हमें बहुत ज़्यादा इंकरेज करती हैं, और हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे तरफ बढ़ेंगे, ठीक है. सी दोज लाइन्स आर: study while others are sleeping, decide while others are delaying, save while others are wasting, and smile while others are frowning, prepare while others are daydreaming, persist while others are quitting, and begin with while others are procrastinating, and work while others are wishing, ठीक है. तो प्लीज़ ट्राई टू इनकलकेट दिस लाइन इन योर लाइफ स्टाइल. अपने लाइफ स्टाइल में ये सारी लाइन्स को हो सके तो प्लीज़ इम्प्लीमेंट करिए, आपको कंफर्म में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है. और एनर्जेटिक होकर पढ़िए, बहुत सारी एनर्जी के साथ पढ़िए. रेस्पिरेशन चल रहा है, रेस्पिरेशन में वैसे भी एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP. उस ATP को ब्रेक डाउन करिए और उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है. और डिस्कस करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस द डिफरेंट पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. आई टोल्ड यू द फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट. हर एक पार्ट के बारे में फंक्शन मैंने बता दिया. एक बार मैं और ब्रीफ कर दे रहा हूँ जल्दी से, ठीक है. वी डिस्कस अबाउट द ट्रैकिया के बारे में डिस्कस किया. ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं. आपको मैंने एक एक्टिविटी भी बताई थी कि रिंग्स कैसे इस एक्टिविटी को अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हैं. अपने घर पे बैठे ही ये एक्टिविटी आराम से करके समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द रिंग्स. उन रिंग्स का क्या रोल होता है. दोज आर प्रेजेंट ऑन द ट्रैकिया एंड द ब्रोंकाई, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे पाथवे पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो आई टोल्ड यू अबाउट द बाय द टेकिंग एग्जांपल ऑफ द बैलून एंड द थ्रेड यू कैन परफॉर्म दैट एक्टिविटी एट योर होम, ठीक है. देन आई टोल्ड यू द ट्रैकिया दैट इज आल्सो नोन एज विंड पाइप, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है. दैट कनेक्टेड टू द लेफ्ट एंड राइट लंग. वी आर हैविंग 2 लंग्स, ठीक है. इन द लेफ्ट लंग एंड राइट लंग द ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई, वो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है. दिस इज़ द फर्स्ट ब्रांच डेवलप बाय द ट्रैकिया, जो ट्रैकिया डेवलप करती है. देन ब्रोंकाई डिवाइड इनटू सो मेनी ब्रोंक्यूल्स, बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स में फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है. देन ब्रोंक्यूल टर्मिनेट विद द एल्वियोली, वो एल्वियोली पे टर्मिनेट हो जाती है. एल्वियोली स्मॉल बैलून लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. दोज गेट सराउंडेड बाई कैपिलरी, जिनको कौन सराउंड किए रहता है उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, कैपिलरी प्रेजेंट होती है. और कैपिलरी और एल्वियोली के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है, गैसेस का. व्हेन वी इनहेल, मैंने आपको एक्टिविटी आपको बताया था कि दीज आर द लेसन, ये ऐसे लेसन्स हैं जिनको आप फील करके पढ़ सकते हो. जैसे आप इनहेल करेंगे, व्हेन यू इनहेल द एयर, ठीक है, आप जब इनहेल करते हो तो द एयर गोज टू द लंग, वो लंग में जाती है. इन द लंग दैट एयर गोज फर्स्ट टू द ट्रैकिया, देन टू द ब्रोंकाई, देन टू द ब्रोंक्यूल्स, एंड अल्टीमेटली दैट रीच टू द एल्वियोली, वो एल्वियोली में पहुंच जाती है, ठीक है. एल्वियोली इज सराउंडेड बाई कैपिलरी, देन एल्वियोली ट्रांसफर द गैसेस टू द कैपिलरी, वो कैपिलरी को ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है. और कैपिलरी भी कुछ गैसेस को एल्वियोली को दे देती है. जैसे जब आप एक्सहेल करते हैं, एयर को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, देन दोज गैसेस कम आउट फ्रॉम द लंग, और वो गैसेस कहाँ जाती हैं, लंग के बाहर आ जाती हैं. नाउ आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटर. आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये क्या क्या पार्ट्स होते हैं. Then I told you the lung is covered by a membrane that is known as pleural membrane.
ठीक है। बिटवीन द प्लूरल मेम्ब्रेन एंड द लंग देयर इज अ फ्लूइड दैट इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड दैट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, जो प्रोटेक्ट करता है, फ्रिक्शन से भी बचाता है और शॉक एब्जॉर्बर की तरह बिहेव करता है। देन आई टोल्ड यू अबाउट अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। दैट मेम्ब्रेन इज अटैच टू द लंग एट द लोअर साइड पे अटैच होता है, ठीक है। दैट इज नोन एज डायाफ्राम, जिसको डायाफ्राम के नाम से जानते हैं। डायाफ्राम सेपरेट द अदर एब्डोमिनल पार्ट फ्रॉम द लंग, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से अदर एब्डोमिनल पार्ट को सेपरेट भी करता है। और दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द ब्रीदिंग। अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, will get to know the very important portion, very significant role of the diaphragm। डायाफ्राम का बहुत सिग्निफिकेंट रोल हम डिस्कस करेंगे, समझ में आ गया। इसके पहले हमने कुछ और भी पार्ट डिस्कस किए थे, जैसे आई टोल्ड यू अबाउट द लैरिंग्स के बारे में बताया था, देन फेरिंग्स के बारे में इसके पहले बताया था, नेसल कैविटी और नॉस्ट्रल के बारे में बताया था, लाइन्स भी प्रोवाइड करा दिए। तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू प्रिपेयर द नोट्स, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा नोट्स प्रिपेयर करना, बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट्स डोंट हैव बुक्स, उनके पास बुक्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहिए, आई एम हेयर, ठीक है। मैं आपके लिए बुक की तरह ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बुक की भी कोई नीड नहीं है इस तरह, आई एम जस्ट गिविंग यू एवरीथिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़ो, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और हम लोग का जो पेस है, मतलब जो स्पीड है, दैट इज़ आल्सो वेरी गुड, वो बहुत अच्छी है। हम कुछ दिनों में पहला चैप्टर ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। सो दैट योर, मतलब जो आपकी जो स्पीड है, मतलब जो आपका सिलेबस है, दैट कैन बी कम्प्लीटेड ऑन टाइम, वो भी टाइम पर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो दीज पार्ट्स वी हैव डिस्कस, आई हैव गिवन यू एवरीथिंग, जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। लंग्स के बारे में लिखा है, देन एल्वियोली के बारे में यहाँ पे लिखा है कि एल्वियोली सराउंडेड होती हैं। फिर से मैं बता दूँ एल्वियोली कैसे सराउंडेड होती हैं। जैसे ये एल्वियोली है, ठीक है, एल्वियोली सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और इसी पे ये कैपिलरीज ऐसे होती हैं, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो एल्वियोली की जो मेम्ब्रेन है, दैट इज़ लाइंड बाई स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम बहुत थिन टिश्यू होता है, ठीक है। अगर थिन नहीं होगा तो ये गैसेस को जल्दी से अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, कैपिलरी और एल्वियोली के बीच में, ठीक है। यहाँ पे डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है, ठीक है। और गैसेस का जो डिफ्यूज़न होता है, उसी के थ्रू हम जो गैसेस हैं हमारे बॉडी में, वो ट्रांसपोर्टेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक, वो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कैसे होती है, ठीक है। अभी तक तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट डिस्कस कर लिए। मैंने आपको एक और फैक्ट बताया था कि एल्वियोली, मिलियंस ऑफ एल्वियोली होती हैं, और अगर दोनों लंग्स की एल्वियोली को स्ट्रेच किया जाए, मतलब निकाल के अगर हम फैलाएं, स्प्रेड करें, तो 80 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर सकते हैं। ये तो अमेजिंग फैक्ट है कि इतना ज़्यादा नंबर्स होते हैं, इतने न्यूमरस अमाउंट में एल्वियोली प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जितनी ज़्यादा एल्वियोली होंगी उतनी ज़्यादा गैसेस का एक्सचेंज बहुत जल्दी हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो डायग्राम है, देखो एक पे दिखा रहा है ब्रीदिंग इन और एक में दिखा रहा है ब्रीदिंग आउट, मतलब इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। अब देखो डायग्राम के थ्रू केवल समझो कि इनहेलेशन जब हो रहा है, ब्रीदिंग इन हो रहा है, तो क्या चेंज आपको लग रहा है। आप अगर मतलब पढ़ रहे हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यू ऑल, तो ये आप डीप ब्रीदिंग करिए ज़रा, मतलब डीप ब्रीदिंग करिए और एयर को इनहेल करिए, ढेर सारी एयर को इनहेल करिए, ठीक है। व्हाट डू यू फील, आपको क्या फील हो रहा है। आपको ये फील हो रहा है कि आपका जो चेस्ट है वो एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। जो चेस्ट है वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, पहला पार्ट। जो रिब्स हैं वो भी एक्सपेंड कर रहे हैं। डायाफ्राम ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ जा रहा है, आप फील करिए। आपको लगता है आपका पेट जो है फूल है, लेकिन वो स्टमक नहीं फूलता है। एक्चुअली स्टमक पे प्रेशर एक्सर्ट कौन करता है, डायाफ्राम, ठीक है। डायाफ्राम देखो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इस तरह से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और जब डायाफ्राम, तुम्हें पता है डायाफ्राम किससे रिलेटेड है, लंग से रिलेटेड है, तो वो लंग को भी क्या कर रहा है, डायलेट मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, समझ में आया, ठीक है। तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्लियर हो गया। आप देखो इन चेंजेस का बेनिफिट क्या होता है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, वॉल्यूम और प्रेशर दोनों में क्या रिलेशन है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन द वॉल्यूम विल इंक्रीज, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर पार्ट का अगर हम वॉल्यूम बढ़ा दें, जैसे इनहेल जब करते हैं, जब हम गैसेस को इनहेल करते हैं, तो क्यों, वाई वी आर एबल टू इनहेल द गैसेस, क्यों इनहेलेशन हो रहा है, ब्रीदिंग इन कैसे हो रही है, ठीक है। तो अगर आप फील करो, आपने फील किया कि डायाफ्राम नीचे की तरफ गया, ठीक है, चेस्ट कैविटी और रिब जो है वो ऊपर की तरफ आए,
लंग्स के ऊपर एक मसल्स होती है जिनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, वो भी ब्रीदिंग इन में हेल्प करती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। तो इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम ये दोनों क्या कर रहे हैं, लंग के वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जब वॉल्यूम बढ़ रहा है लंग का तो उसमें प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर का क्या है, लंग से, लंग के कंपेयर में अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर का क्या है, ज़्यादा है, देन द एयर विल मूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग। और ऐसे ही तुरंत ये इसी टाइम पे जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से कहाँ इंटर हो जाएगी, लंग्स में इंटर हो जाएगी। दिस इज़ नोन एज इन ब्रीदिंग। ठीक है, इसी को ब्रीदिंग इन या इनहेलेशन या इंस्पिरेशन बुलाते हैं, तीनों टर्म आप बुला सकते हो। समझ में आ गया कि वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा, प्रेशर क्या हो गया, लंग्स में डिक्रीज हुआ, दैट प्रेशर इज़ लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द एयर, एंड यू नो दैट जो एयर है दैट मूव फ्रॉम द हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। ठीक है, और वो लोअर हायर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है और एयर हमारे लंग्स में एंटर कर जाती है। बात समझ में आ गई। अब इसी को ज़रा हम उल्टा कर दें। आप देखो, जब डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स रिब विल कम टू देयर नॉर्मल। अब आप एक बार और एक्टिविटी करो, एक बार इनहेल करो। इनहेल किया तो आपने क्या फील किया कि आपका जो डायाफ्राम है वो नीचे की साइड गया, चेस्ट कैविटी ब्रॉड हो गई, ठीक है, स्ट्रेच आउट हो गई, स्प्रेड हो गई, ठीक है। और जब आप सांस को छोड़ते हो, मतलब आउट ब्रीदिंग करते हो, तो आपको फील होता है फिर से सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। तो ऐसी कंडीशन में इस बार वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया, वॉल्यूम क्योंकि कम हो गया, और प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। Now the pressure in the lung is more than the pressure present in air pressure present in the atmosphere, and the air will move from the lung into the atmosphere। इस बार उल्टा हो जाएगा और एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, लंग से कहाँ मूव कर जाएगी, एटमॉस्फेयर में मूव कर जाएगी। तो दिस इज़ अ प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्रीदिंग। ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट हो गया। देख रहे हो कि इन ब्रीदिंग इनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और जब हम ब्रीदिंग आउट करते हैं, मतलब गैसेस को बाहर की तरफ करते हैं, तो देखो चेस्ट हमारा फिर से मतलब जा रहा है, अपने नॉर्मल प्लेस पे जा रहा है, लंग अपने नॉर्मल प्लेस पे चला गया, डायाफ्राम ने क्या किया, रिलैक्स का मतलब अपने नॉर्मल प्लेस पे आ गया। और ये सारे फैक्टर किसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, एयर को बाहर करने में। क्यों, क्योंकि लंग का वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, और प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया। समझ में आ गया। ठीक है, तो बहुत ईजी था ये समझना, और इसके लिए मैंने अलग से स्लाइड भी लगा दी है। यू कैन नोट इट डाउन फ्रॉम हेयर। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन एंड देन एक्सपिरेशन, दोनों आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, कहीं पे अगर स्पेलिंग वगैरह होगी अगर मिस्टेक तो प्लीज़ देख लेना, या कोई वर्ड अगर मिस हो गया होगा, किसी वर्ड की जगह दूसरा वर्ड आ गया होगा, तो उसको एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, नहीं क्लियर होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, देन आई विल जस्ट टेल यू इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन देयर फंक्शन, उनके क्या क्या रोल है, देन वी डिस्कस व्हाट ब्रीदिंग, की ब्रीदिंग कैसे होती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो आपको क्लियर हो गया कि एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, एक्सचेंज बताओ किसके बीच में हो रहा है, एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द एल्वियोली और कैपिलरी के बीच में। ये तो अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। और एक्सचेंज किस प्रोसेस से हो रहा है, डिफ्यूज़न प्रोसेस। विच प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, डिफ्यूज़न। ठीक है, अब देखो अगर डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ही जो गैसेस है, जो ऑक्सीजन है, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, तो पता है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हमारे नोज़ से हमारे टू तक पहुंचने में 3 साल लग जाएंगे, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, बिकॉज ट्रिलियन ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हर एक सेल में अगर डिफ्यूज़न होगा, ठीक है, एक सेल में डिफ्यूज़न हो गए, फिर दूसरे से, इस तरह से अगर होता चला जाएगा, तब तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हमारे 2 तक पहुंचने में 3 साल लग जाएंगे। मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है गैसेस का, दैट डज नॉट टेक प्लेस बाय द डिफ्यूज़न प्रोसेस। वो डिफ्यूज़न प्रोसेस से नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक सेल में गैसेस का डिफ्यूज़न हुआ, फिर दूसरे में होगा, फिर तीसरे में होगा। अगर ऐसा होगा तो जैसे मैंने अभी एक डेटा बताया आपको, एक फैक्ट बताया कि दैट विल टेक टू मच टाइम, और 3 ईयर इज़ मतलब अनएक्सपेक्टेड है कि अरे इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है, तब तक तो पर्सन हम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और आप उस कंडीशन के बारे में सोचिए कि जब 3 साल में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 तक पहुँचेगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हमें मतलब मिल रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, दैट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, मतलब द डिफ्यूज़न इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट द गैसेस। वो एक्सचेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सॉरी,
ठीक है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या हम पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन होगा क्या। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ तक होना है, पहले ये समझ लो। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होना है, लंग से होना है, कहाँ तक होना है, बॉडी पार्ट तक होना है। लंग से लेके कहाँ होना है, बॉडी पार्ट, हर एक सेल्स को जाना है, एवरी सेल्स को जाना है, समझ में आया। तो लंग में क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है, तो लंग से जो भी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, वो पूरी बॉडी पार्ट को कैसे जाएगी। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए दो गैसेस होती हैं, रो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं, एक तो और एक होती है ऑक्सीजन। पहले इन दोनों के मैं थोड़ा सा फीचर आपको बता दूं। ऑक्सीजन इज़ मोर डिज़ोल्व इन द एयर। अगर हम देखें तो ऑक्सीजन ज़्यादा डिज़ोल्व होती है एयर में कंपेरेटिवली टू द वाटर, और CO2 जो है वो वाटर में ज़्यादा डिज़ोल्व होती है। मतलब अगर हम डिज़ोल्व ऑक्सीजन देखें तो वाटर में कम होता है, लेकिन एयर में क्या होता है, ज़्यादा होता है। वहीं पे अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 वाटर में ज़्यादा होता है, एयर में कम होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों गैस के फीचर हैं, मतलब ये कुछ और नहीं है। ठीक है, ये गैस के क्या है, मतलब इनके कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये फीचर है। ठीक है, अब देखो हमारे ब्लड में दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप लोग ब्लड के बारे में भी डिस्कस करोगे, लेकिन ये बहुत जनरल सा है, आपको पता होगा। हमारे ब्लड में क्या होती है, RBC होती है। RBC रेड की होती है क्योंकि RBC में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन लव ऑक्सीजन, ये किसको प्यार करती है, ऑक्सीजन को प्यार करती है। तो ऑक्सीजन से प्यार करती है तो ऑक्सीजन इससे क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ कौन बाइंड हो जाता है, ऑक्सीजन, HB मतलब हीमोग्लोबिन और ये ऑक्सीजन। ठीक है, और ये बाइंड हो जाता है, इसी को बुलाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये बाइंड होके क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। समझ में आया। ठीक है, तो इसका और ब्लड में एक दूसरी चीज़ भी प्रेजेंट होती है, ब्लड में प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा में जो मेन जो उसका कंपोजिशन है दैट इज़ वाटर, मतलब जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लाज्मा का दैट इज़ वाटर, वो वाटर है। और तुम्हें पता है वाटर में ऑक्सीजन कम जाएगी, मतलब प्लाज्मा में वाटर ऑक्सीजन जो है वो कम जाएगी। क्यों कम जाएगी, अभी मैंने आपको उसका फीचर बताया। ठीक है, तो इसीलिए ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए वी आर हैविंग व्हाट, हीमोग्लोबिन। हमारे बॉडी में क्या है, हीमोग्लोबिन है। ठीक है, अब CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, अभी बताया कि CO2 ज़्यादा डिज़ोल्व होती है किसमें, वाटर में। तो CO2 किसके साथ मिल जाएगी, प्लाज्मा के साथ। प्लाज्मा के साथ क्यों मिल जाएगी, क्योंकि प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर होता है। समझ में आया। तो O2 का ट्रांसपोर्टेशन कौन रिस्पॉन्सिबल है, O2 के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल है, और CO2 के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, वाटर। वैसे CO2 हीमोग्लोबिन भी कैरी करता है, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम होती है। समझ में आया। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि कौन कौन सी गैसेस है जिनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, और वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ये बता दिया मैंने। अब आप एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने सुना होगा कि द पर्सन दोज आर हैविंग हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी, जिनके बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होता है। अगर किसी के कोई पर्सन है उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन क्या है, डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, तो उसकी बॉडी वीक हो जाती है, वीकनेस आ जाती है उसकी बॉडी में। आपने ऐसा देखा होगा। ठीक है, उसकी बॉडी वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा फिजिकली वो एक्टिव नहीं रह जाता, बहुत लेज़ी हो जाता है। अब इसका रीज़न यहाँ पे तुम्हें पता लग गया कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं है। तो तुम्हें पता है ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या हो जाएगा, वो मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाएगा। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी इफेक्टेड। और ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगी गैसेस को तो तुम्हें पता है एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, ATP नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं रिलीज़ होगी तो हमारे बॉडी में जो फिज़िकल एक्टिविटी है, जो हमारी बॉडी की जो मतलब एक्टिव है, मतलब हमारी बॉडी जो एक्टिव स्टेट में आती है वो नहीं आ पाएगी। समझ में आया। तो हीमोग्लोबिन कैसे रिलेटेड है किसी की बॉडी को वीक करने में, एनर्जी प्रोवाइड कराने में। अब समझ में आ गया कि और जिनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होता है उसको एक डिजीज़ होती है, उसको बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, इसीलिए उसके बॉडी में हम हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत मेडिसिन देते हैं, कई सारे हम फूड को इनटेक करने के लिए उसको सजेस्ट करते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पे लगा रखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कैसे होगा। ऑक्सीजन का 97% ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होगा। 3% जो है वो प्लाज्मा के थ्रू हो सकता है, मतलब मोस्ट ऑफ द परसेंटेज इज ट्रांसपोर्टेड बाय द हीमोग्लोबिन। सेम एज कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा यहाँ पे उल्टा है, 70 से 80% ये प्लाज्मा के थ्रू जाएगा। तुम्हें पता है प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द जो 20% बचा वो हीमोग्लोबिन उसको कैरी कर सकता है।
ठीक है, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसके पास जो एफाइनिटी, मतलब वो किससे ज़्यादा बाइंड हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। समझ में आया? ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है कि हीमोग्लोबिन इज़ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बुलाते हैं। 1 मार्क का कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो यू विल कॉल दैट हीमोग्लोबिन इज़ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। समझ में आ गया? तो आज के टॉपिक में क्या क्या डिस्कशन हो गया, एक तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे होती है, और दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये दो टॉपिक क्लियर हो गए कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ट्रांसपोर्टेशन आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे यही सारी चीज़ें पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकता है, हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब जो लोग, जैसे आपने कभी सुना होगा कि जैसे कोई इफ़ एनीबडी स्लीपिंग, और वो जब वो स्लीपिंग कर रहा है और ऐसी कंडीशन में अगर उसके रूम में कोई अंगीठी है, उसने कोई अंगीठी जला रही है, सुना होगा विंटर में ऐसा काफ़ी होता है कि अंगीठी जला दी। अंगीठी जलाने पे उसमें जो गैस निकलती है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, और अगर उसने रूम बंद कर दिया तो उसकी स्लो डेथ हो जाती है। द पर्सन की क्या हो जाती है, स्लो डेथ, उसको बोलते हैं स्लो डेथ। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन था उसको ऑक्सीजन तो मिली नहीं, उसको क्या मिल गई, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाता है और पूरे बॉडी में किसका ट्रांसपोर्टेशन कर देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो हमारे लिए पॉइजनस है, और इसीलिए पर्सन की डेथ हो जाती है और उसको पता भी नहीं लगता, मतलब वो बहुत ज़्यादा शाउट नहीं करता, बहुत चिल्लाता नहीं है। ठीक है, और वो धीरे धीरे, क्योंकि उसके बॉडी में कौन सी गैस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम स्लो डेथ बुलाते हैं। अपने आप पर्सन क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो क्लियर है, समझ में आ गया? तो इसका मैंने कुछ एप्लीकेशंस भी बता दिए ताकि आपका थोड़ा सा माइंड ब्रॉड हो जाए, और आप जो है थोड़ा सा मतलब अपने एंथुसियाज़म को थोड़ा सा आप बढ़ाइए, ताकि और भी, जैसे आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि बाई विच इंस्ट्रूमेंट वी कैन मेज़र द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग। ज़रा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि किस इंस्ट्रूमेंट से हम वॉल्यूम ऑफ एयर, जो एयर का वॉल्यूम है, उसको हम मेज़र कर सकते हैं लंग्स में। ठीक है, क्लियर है? तो नोट्स, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर नोट्स बनाना है, नहीं बनाना है। येस, यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स, आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। नोट्स प्रिपरेशन से क्या होगा कि इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व द असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और जब आप कोई चीज़ लिख के पढ़ते हो तो आपको और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती है। तो पहले वीडियो देखिए, ठीक है, उसको समझ लीजिए पूरा, फिर वीडियो को पास करके, ठीक है, उसके जो नोट्स हैं स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे बेटर है स्क्रीनशॉट ले लो उस पर्टिकुलर स्लाइड का, और उसको जो है आप अपने नोट्स में चेंज कर सकते हो। और जो भी, जैसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके नोट्स नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, वर्बली आपको बता दिया, लेकिन उसका यहाँ पे लाइन नहीं लिखी है, तो वो आप अपने मन से उसको बना के लिख सकते हो। एंड प्लीज़ सॉल्व द क्वेश्चन दोज आई एम प्रोवाइडिंग। जो भी क्वेश्चन मैं अभी बीच में प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको प्लीज़ सॉल्व करिए। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल सॉल्व दोज डाउट इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन, नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड हाउ इट इज़ अचीव्ड। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेसन। तो प्लीज़ कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग को अपने बढ़ाते रहिए, और मैक्सिमम शेयर करिए, लाइक भी करिए। इफ़ यू लाइक माई सेशन, लाइक माई वीडियो, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। लाइक्स बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि 10th के स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बट 10th में बहुत कम लाइक्स आ रही है कंपेरेटिवली टू द 11th एंड 12th। वाई, ऐसा क्यों है? इफ़ यू डोंट लाइक, प्लीज़ लीव द एनी कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, देन लीव। ठीक है, डोंट अटेंड माई सेशन, तब मेरे सेशन को मत अटेंड करिए इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। ठीक है, अगर आपको लग रहा है, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखते हुए जाइए कि सर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लियर है? और अगर नहीं है, अगर प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगी, मैं भी इंकरेज हूँगा कि हाँ, मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आई एम एंडिंग दिस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, एंड कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।